उस डंजन को देखने चला जाता है जहाँ पर वो पूरी तैयारी के साथ गया होता है। अब तक हमने देखा केव का स्टैचू लोगों को मार रहा होता है, तभी जिन्वू को उस डंजन के सारे रूल्स याद आ जाते हैं और वो उन्हीं का यूज करके कुछ लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है। पर तभी सभी लोग उसे वहीं छोड़कर बाहर चले जाते हैं और हम देखते हैं जैसे ही जिन्वू मरने वाला होता है उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। और अब आगे तब यहाँ 3 दिन बाद जिन्वू को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और तब वो नोटिस करता है कि उसका हाथ और पैर दोनों दोबारा से उग चुके होते हैं और उसके सारे जख्म भी गायब हो चुके होते हैं। तब वो कहता है क्या मैं सपना देख रहा था? और तभी हंटर एसोसिएशन से 2 लोग उससे मिलने आते हैं और वो अपने आप को वू और कैंग के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। तब जिन्वू कहता है आखिरकार आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब वो कैंग को सबसे पहले डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है और वो जिन्वू को बताते हैं कि वो 3 दिनों से यहीं सोया पड़ा है। तब जिन्वू कहता है क्या मैं सच में इतने दिनों से यहाँ पर हूँ? तो फिर जूही और मिस्टर सॉन्ग का क्या हाल है? क्या वो ठीक है? तब वो कहता है वो दोनों ठीक है। मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है जिस वजह से शायद वो अब रिटायरमेंट ले लेंगे और जूही को साइकोलॉजिकल शॉक लगा है और वो उसी चीज का ट्रीटमेंट करवा रही है, तो शायद ही वो अब हंटर की जॉब कर पाए। उस डंजन में से सिर्फ 6 ही लोग हैं जो कि जिंदा वापस आए हैं। चाहे हंटर्स की जॉब हमेशा से खतरनाक रही है पर इस तरह के हादसे बहुत कम होते हैं। पर पता नहीं कैसे जब हमें सर्वाइवर्स की रिपोर्ट मिली तब हमने एक टीम को व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ अंदर भेजा और उन्हें वहाँ सिर्फ तुम ही मिले। पर वहाँ पर ना ही हमें कोई स्टैचू दिखे और ना ही कोई टेम्पल। मुझे पता है कि तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होगा पर यही सच्चाई है। पर मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर हमें सर्वाइवर्स की स्टेटमेंट सही ना लगती या फिर हमें कोई बॉडी ना मिलती तो इन सभी का जिम्मेदार सिर्फ तुम्हें ही ठहराया जाता, पर अब ऐसा नहीं है। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि क्या तुमने रीअवेकनिंग को एक्सपीरियंस किया है या नहीं? जिसे सुनकर जिन्वू हैरान हो जाता है और हमें बताता है एक हंटर की एबिलिटी अवेकनिंग के टाइम ही सेट हो जाती है और वो अपनी पूरी जिंदगी में उसे चेंज नहीं कर पाता। और फिर भी कुछ ऐसे रेयर हंटर्स होते हैं जो कि सेकंड टाइम अवेकनिंग को फील करते हैं और उसके बाद वो ए रैंक या फिर एस रैंक हंटर्स बन जाते हैं। और तब यहाँ कैंग जिन्वू के सामने मैजिक पावर डिटेक्टर रख देता है और जिन्वू बहुत एक्साइटमेंट में अपनी मैजिकल पावर चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अगर बाकी सर्वाइवर्स की बात मानी जाए तो वहाँ पर कुछ ऐसे मैजिक बीस्ट थे जिन्होंने छुट्टियों में लोगों को मार दिया, तो फिर तो कोई भी लो रैंक हंटर वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ सकता। और इसके बावजूद भी वो सारे मैजिक बीस्ट वहाँ से गायब हो चुके थे, तो इसका मतलब सिर्फ ए रैंक या फिर एस रैंक हंटर ही है जो ये काम कर सकता है। और यही वो कारण है जिस वजह से हमें लग रहा है कि इसने अब सेकंड अवेकनिंग को पा लिया है। और तभी जिन्वू की पावर का स्कोर 10 आता है जो कि सिर्फ एक ई रैंक का हो सकता है। तब यहाँ वापस जाते हुए कैंग कहता है एक ई रैंक हंटर का भी स्कोर कम से कम 70 तो होता ही है और इसका तो 10 है, तो इसका मतलब ये तो बस एक आम आदमी है। तब वो सोचता है वो डंजन भी अब गायब हो चुका है और अब हम उसे इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते, पर आखिरकार कैसे ये लड़का वहाँ से जिंदा वापस आ गया? तब यहाँ जिन्वू सोचता है इन्होंने तो ऐसे ही मुझे एक्साइटेड कर दिया था, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, क्या इन लोगों को स्क्रीन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या फिर वो लोग इसे देख ही नहीं पा रहे थे? और तब हम देखते हैं उस स्क्रीन पर अनरीड मैसेजेस की नोटिफिकेशन आ रही होती है और जिन्वू उसे टच भी नहीं कर पा रहा होता और तभी उसे अचानक से फ्लैशबैक शो होता है जहां उसे मरने से पहले प्लेयर बनने के बारे में पूछा जा रहा होता है और वो यस पर क्लिक करके प्लेयर बन जाता है। और तभी वहां उसकी बहन आ जाती है और कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे कितनी चिंता हो रही थी? बाकी सभी लोग सही सलामत वापस आ जाते हैं पर आखिरकार हर बार तुम्हें ही क्यों चोटें लगती हैं? अगर तुमने फिर से अपनी लाइफ को डेंजर में डाला तो मैं स्कूल को छोड़कर काम पर लग जाऊंगी ताकि तुम्हें ये काम करने ही ना पड़े। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? और हम देखते हैं जीना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तब जिन्वू कहता है क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि गेम्स में अनरीड मैसेजेस को कैसे देखा जाता है? तुमने तो बहुत सारी गेम्स खेली है ना, तुम्हें बस मैसेज बॉक्स को ओपन करना होगा। और तब जिन्वू जैसे ही मैसेज बॉक्स को ओपन करने के लिए कहता है तभी हम देखते हैं उस स्क्रीन पर वो नोटिफिकेशन ओपन हो जाती है जहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए डेली टास्क आया होता है। तब जिन्वू कुछ सोचने लगता है और तब जीना जिन्वू को ठीक पाकर अपनी फ्रेंड के साथ वापस चली जाती है। तब जिन्वू और भी नोटिफिकेशंस को ओपन कर लेता
देता है, जहाँ पर बताया गया होता है कि ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और अगर आप किसी भी चीज को करने में फेल होते हो तो आपको उस चीज की सजा मिलेगी और अगर आप इसे कंप्लीट करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। और जिन्वू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और तभी वो अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टास्क ओपन करता है, जहाँ उसे साइतामा का वर्कआउट प्लान मिलता है ताकि वो उसी की तरह ताकतवर बन सके। और वहाँ पर नीचे एक वार्निंग लिखी होती है कि अगर आपने दिए हुए टाइम में इसे कंप्लीट नहीं किया तो आपको सजा मिलेगी। पर जिन्वू उन सभी चीजों को इग्नोर कर देता है। तब यहाँ वो प्रेसिडेंट गो को जिन्वू के बारे में रिपोर्ट देता है और उन्हें यह भी बताता है कि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं, शुक्र है हम लोग लकी थे कि डंजन टूटा नहीं, पर अभी भी बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो इसलिए मैं इस केस को एक स्पेशल केस के तौर पर लिस्ट कर रहा हूँ। तुम जाओ और इसे डाटाबेस में जाकर फाइल कर दो और हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तब यहाँ हंटर्स ऑर्गेनाइजेशन का हेड चॉई कहता है, हंटर चा, मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट बी रैंक मिशन की हेड बने। ये मिशन नए लोगों के लिए एक साइट प्रैक्टिस की तरह भी है, तो इसलिए मुझे विश्वास है कि आप इस चीज को संभाल लेंगी। पर मुझे नहीं लगता कि मैं एक इंस्ट्रक्टर बन सकती हूँ। तुम्हें बस हमेशा की तरह लड़ना ही है और वो लोग तुम्हें देखकर सीख लेंगे। हमारा हंटर्स ऑर्गेनाइजेशन इस कंट्री की 5 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, पर हम अभी तक पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग नहीं बने हैं। एक हंटर का रैंक सेट हो जाता है, पर उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव की जा सकती हैं और हमें आने वाली सिचुएशन के लिए ये सब कुछ करना ही होगा। और तब हम देखते हैं सड़क के बीचों बीच एक नया डंजन ओपन हो जाता है। तब यहाँ हॉस्पिटल में जिन्वू के डेली टास्क का टाइम खत्म हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है और जैसे ही वो होश में आता है वैसे ही वो अपने आप को एक डेजर्ट में पाता है, जहाँ उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसे डेली टास्क टाइम पर पूरी ना करने की वजह से सजा के तौर पर 4 घंटों तक उन मॉन्स्टर से जिंदा बचना होता है। और यहाँ हॉस्पिटल में नर्सेस उसे कमरे में ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगती हैं और यहाँ हम देखते हैं जिन्वू पिछले 2 घंटों से उन मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तब यहाँ पूरा हॉस्पिटल उसे अभी भी ढूंढ रहा होता है और हम देखते हैं जिन्वू भागते भागते बुरी तरह थक चुका होता है और वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और तभी उसका पेनल्टी टास्क पूरा हो जाता है और वो वापस हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और हम देखते हैं उसे पेनल्टी टास्क पूरा करने पर एक रिवॉर्ड मिलता है, पर वो उससे पहले ही बेहोश हो जाता है। और तब यहाँ कुछ दिनों बाद जिन्वू अपनी बहन को अपने ठीक होने की खबर देता है और उसे बताता है कि वो बहुत जल्द वापिस आने वाला है। और तब हम यहाँ देखते हैं जूही को एक डी रैंक डंजन में जाने के लिए फोन आया होता है और हम देखते हैं जूही वहाँ जाने से मना कर देती है और तब वो पर्सन जूही को जिन्वू के होश में आ जाने की बात बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और उससे मिलने चली जाती है। तब यहाँ हॉस्पिटल में नर्स कह रही होती है कि देखो उसने फिर से भागना शुरू कर दिया है। जब से वो उठा है वो तब से हर रोज ऐसे ही भागता रहता है। हंटर्स बाकी लोगों से ज्यादा जल्दी रिकवर कर जाते हैं, पर फिर भी मैंने इसे आराम करने के लिए कहा था, पर इसने मना कर दिया और कहने लगा कि मुझे अपनी ताकत को इंक्रीज करना है तो मुझे ये करना ही होगा। तो यहाँ जिन्वू अपना डेली टास्क पूरा कर चुका होता है और हमें बताता है कि मुझे होश में आए आज 4था दिन हो चुका है और अब मुझे कुछ चीजें समझ आने लगी हैं, जिसमें से पहली है कि जो ये मेरे सामने चीज है वो कोई मेरी इमेजिनेशन नहीं है, और दूसरा है कि अगर मैं डेली टास्क को पूरा करता हूँ तो मुझे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से पहला है फुल रिकवरी जिससे मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूँ, और दूसरा है एबिलिटी पॉइंट्स और मैं इन पॉइंट्स को उन एबिलिटीज में डाल सकता हूँ जिसे मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मेरी एबिलिटी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी स्ट्रेंथ है और जब भी मेरा कोई एबिलिटी पॉइंट इंक्रीज करता है तब मेरी पावर भी बढ़ जाती है और मैं उसे महसूस भी कर पाता हूँ। यहाँ पर और भी स्किल्स और इन्वेंट्री है जो कि बिल्कुल गेम की तरह है। और तब वो ये सोच कर हंसने लगता है और हम देखते हैं सभी लोग उसे ही घूर रहे होते हैं। तब यहाँ उसे सारे के सारे डेली टास्क को पूरा करके एक बॉक्स मिलता है जिसमें से उसे एक की मिलती है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है जहाँ पर उसे एक डंजन के बारे में बताया जाता है। तब जिन्वू कहता है आखिरकार ये क्या है, क्या ये भी मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हिस्सा है? और तब उसे डंजन का नाम सुनते ही वो टेम्पल याद आ जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं न्यूज में अलग अलग गेट्स के ओपन होने के बारे में बताया जा रहा होता है और साथ ही साथ उनके रैंक के बारे में बताया जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं जिन्वू अपनी माँ से मिलने गया होता है और तभी हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिन्वू की मॉम एकदम से ही बेहोश हो जाती है और वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल चला जाता है।
है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ इटर्नल स्लम्बर में चली गई है, जिसे हम फाइनल स्लीप भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि गेट के अपीयर होने के बाद शुरू हुई है और ये 1000 लोगों में से किसी एक को ही होती है। इसके बारे में अफवाह ये है कि ये तभी होती है जब आप मैजिक में ज्यादा देर तक रह लेते हो, पर फिर भी अभी की मेडिकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम तुम्हारी माँ को सिर्फ जिंदा रख सकते हैं। और तब हम देखते हैं जिन्वू अपनी माँ के इलाज के लिए मेहनत कर रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके अंदर पावर्स आ चुकी हैं और वो एक हंटर बन जाता है। और तब वो घर आकर अपनी बहन को इसके बारे में बताता है और कहता है अब इससे मुझे पैसे मिलेंगे जिससे मैं माँ का इलाज करवा पाऊंगा। पर हम देखते हैं जिन्वू जैसे ही अपने मिशन पर जाता है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, जिस वजह से वो लोग उसके साथ कोई भी मैजिकल आइटम को शेयर करने से मना कर देते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं जिन्वू उस नोटिफिकेशन में आए उस डंजन को देखने चला जाता है जहाँ पर वो पूरी तैयारी के साथ गया होता है और सोचता है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और मुझे अपनी बच निकलने की एबिलिटी पर पूरा विश्वास है, तो इसलिए अगर मैं पिछली बार की तरह किसी मुसीबत में फंसा तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ से भाग आऊंगा। और तब हम देखते हैं वो उस की को बाहर निकाल लेता है और अचानक से उसके सामने एक गेट आ जाता है जिसे वो उस चाबी से खोल देता है और उसके अंदर चला जाता है। और तब उसे फिर से एक नोटिफिकेशन आती है जिससे उसके बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। पर तभी वो नोटिस करता है एक लड़की उसके पास आकर उस जगह से बाहर निकल जाती है। तब जिन्वू सोचता है अब मुझे समझ में आया, ये एक अलग डायमेंशन है। इंस्टेंस डंजन बाकी डंजन से अलग है और मैं कभी भी ऐसे डंजन में नहीं आया हूँ, पर मेरे हिसाब से ये रेड गेट की तरह सिमिलर है। और कहता है आखिरकार अब मैं क्या करूँगा? मैंने तो सोचा था कि अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, पर अब तो वापस जाने का रास्ता ही बंद हो चुका है। पर तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिस पर लिखा होता है कि आप इस डंजन से तभी बाहर निकल सकते हैं जब आप इस डंजन के बॉस को हरा देंगे या फिर आप टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज कर सकते हैं। तब जिन्वू कहता है मैं तो कोई ई रैंक मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता हूँ, तो आखिरकार कैसे मैं इस डंजन को क्लियर करूँगा? ये तो मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल है। क्या मैं सच में बिना किसी की मदद लिए बॉस को हरा पाऊंगा? पर अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और तब वो डंजन के अंदर बढ़ने लगता है और तब हम देखते हैं उसके साथ लड़ने के लिए 3 गॉब्लिन आ जाते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं। और तब हम देखते हैं जिन्वू अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उन पर हमला नहीं कर पा रहा होता। पर तभी एक गॉब्लिन उसे नीचे फेंक देता है और उस पर हमला कर देता है और तभी जिन्वू पूरे जोश के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उस गॉब्लिन को मार देता है। और तब बाकी 2 गॉब्लिन भी उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। पर हम देखते हैं जिन्वू उन दोनों को मारने में भी कामयाब हो जाता है और सोचता है क्या सच में मैं ताकतवर बन चुका हूँ? और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक वुल्फ आ जाता है जो कि उस पर हमला करके उसके चाकू को तोड़ देता है। तब जिन्वू सोचता है ये तो एक वुल्फ है और ये उन गॉब्लिन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर आखिरकार मेरी टांगे कांप क्यों रही हैं और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या ये इस वजह से है क्योंकि मैं डर रहा हूँ और मेरे दिल से अभी तक उस डंजन का डर गया नहीं है? और तभी वो वुल्फ उस पर हमला कर देता है और उसके चेहरे पर एक खरोच आ जाती है। तब जिन्वू सोचता है मेरे साथ तो कोई हीलर भी नहीं है, तो इसलिए अगर मैं जख्मी हुआ तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तब वो वुल्फ उस पर हमला कर देता है। तो गाइस आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ये सच में एक गेम है और ये जितने भी डंजन्स हैं ये इस गेम का पार्ट है? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मैट्रिक्स की मूवी चल रही है और हमारे साइतामा भाई का वर्कआउट प्लान लीक हो चुका है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आज पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।